आज़ादी के उस प्रथम स्वतंत्रता समर में 32 साल के बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह इनको आज ही के दिन 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में उनके सेनापति वीर गुलाब सिंह सैनी के साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया था। उनको नमन करते हुए आज छोटूराम की चौधरी छोटूराम किसानों के मसीहा और दीनबंधु उनकी पुण्यतिथि है। उनको नमन करते हुए आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है। इनका बलिदान उतवारिया पे लाल चार वारे हिंद तेरी शान बदले, ऐसे बलिदानी महापुरुष को याद करते हुए और एक युवा साथी युवा मोर्चा के हमारे विधायक के पुत्र राजेश जी जो हमारे उपाध्यक्ष से हमारे बीच में नहीं रहे, उनका भी स्मरण करते हुए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सबकी स्मृति में और अनेक वीरों की स्मृति में जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, हम मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित करके कार्यक्रम को शुरू करें। ओम शांति। आज इसे मंगल सिंह ऑडिटोरियम में उपस्थित पंचायत भवन में उपस्थित और कल्पना चावला सभागार में उपस्थित सभी पंचायतों के प्रमुख और सह प्रमुख जो आज हमने बुलाए हैं, पार्टी की तरफ से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को, युवा मोर्चा की तरफ से एक युवा साथी को दायित्व सौंपा है। सभी वार्डों के इसी प्रकार से प्रमुख और सह प्रमुख बुलाए हैं। यहाँ पर उपस्थित भाई नायक सैनी जी, इनका उद्बोधन अभी हमने सुना। भाई वीरपाल जी एडवोकेट, इस सारे जो प्रवास हो रहा है इसके व्यवस्थाएं सब देख रहे हैं। यहाँ के योग्य जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारे युवा मोर्चा के जुझारू साथी राहुल राणा जी, यहाँ की मेयर रेणु बाला जी जो अभी चंडीगढ़ में विजय दिला के आई हैं, संजय बखला जी जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का दायित्व प्रतिनिधि के नाते यहाँ संभालते हैं, ललित तबला जी, पंचायत भवन में उपस्थित हमारे बहुत ही हंसमुख विधायक साथी हरविंदर कल्याण जी, हमारे जिले के प्रभारी भाई दीपक शर्मा जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के साथी भाई महामंत्री अमरनाथ सोदा जी, यशपाल ठाकुर जी, मीना चौहान जी, सुनील गोयल जी महामंत्री, धर्मपाल सांडिल्य जी, कल्पना चावला सभागार में उपस्थित भगवान दास कबीर पंथी जी, सरदार बख्शीश सिंह जी, रवि पातान जी जो दिख रहे हैं, फ़ोन बार बार संभाल रहे हैं, और राजवीर शर्मा महामंत्री जी भी अपने फ़ोन पर काफ़ी बिजी हैं वहाँ, संजय राणा उपाध्यक्ष जी और योगेंद्र बाल जी। हमारा जो आज़ादी का आंदोलन है, इसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्रथम स्वतंत्रता समर, 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई, अम्बाला से शुरू हुई। कोई इलाका ऐसा नहीं था हरियाणा का जिसमें यहाँ के लोग उस समय नहीं जीते थे।
115 गांव जला दिए गए थे। हरियाणा का कोई कॉर्नर नहीं था। उसी लड़ाई का एक हिस्सा नाहर सिंह जी का मैंने अभी जिक्र किया। इसी आजादी की पहली लड़ाई में करनाल की भी बड़ी हिस्सेदारी थी। करनाल के 31 लोग उसमें बलिदान हुए थे। तीन 3000 से अधिक लोग कहते हैं उस युद्ध में बलिदान हो गए थे हरियाणा के। एक एक हिस्से की लड़ाई के किस्से इतने जबरदस्त हैं जो रोंगटे खड़े करते हैं। लेकिन देश के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में जिस प्रकार से उन कथाओं को आना चाहिए था, अभी 19 जनवरी आ रही है। जैसे 9 जनवरी 1858 अभी जिसका मैंने जिक्र किया कि नाहर सिंह और गुलाब सिंह सैनी उनके साथ उनके सेनापति को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इस आड़ में इसी तरह से लाला हुकमचंद जैन और उनके भतीजे फकीर चंद जैन और मुनीर बेग को उनके लाला हुकमचंद जैन के घर के सामने फांसी पर लटकाया था। उनके 14 साल के भतीजे को अदालत ने बरी कर दिया था। लेकिन वो 14 का साल था। 14 का साल मतलब गदर का साल, जिसको एक तरह से कहा गया कि ये कोई 14 का साल है, कुछ भी कर दोगे। उस बरी किए हुए भतीजे को भी वहां जबरन गौरव ने जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन ये कथा है, ये दर्द की कथा है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। स्वतंत्रता के पहले संग्राम की वो सारी कथाएं, उनका समन्वय इस आजादी के 75 साल में, 75वें साल में करना चाहिए। एक हिस्सा है राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन, भागीदारी है कांग्रेस के आंदोलन। लेकिन एक बात यह है कि उनका जिक्र गैर अनुपातिक है। उन्हीं का जिक्र है। प्रथम स्वतंत्रता समर का जिक्र नहीं। क्रांतिकारियों का जो आंदोलन, जिसको भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, विनायक दामोदर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल, कहते हैं 13,500 लोगों को फांसी हुई है। 3,27,000 लोग बलिदान हुए हैं। शहीद कोष बना है भारत। लेकिन जितनी उसकी चर्चा गर्व और गौरव के साथ होनी चाहिए थी, जो सूर्य की कथाएं हमारे सामने आनी चाहिए थी, वो सूर्य की कथाएं सामने नहीं आ सकती। एक हिस्सा है आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, जब हरियाणा के 3,000 से अधिक सैनिक लड़े। देश के कुछ इलाकों को अंग्रेज सेना से लड़ते हुए आजाद कराया था। देश में तिरंगा फैलाने का, इसी इलाके को आजाद करा के तिरंगा फैलाने का गर्व और गौरव किसी शख्स को है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसकी सेनाओं को। मेरे साथ साक्षी बने थे कबीर पंथी जी, योगेंद्र राणा जी, उसी जगह पर जहां 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। क्या देश के इतिहास में तारीख 100 में लिखी जानी चाहिए थी? लिखी जानी चाहिए थी। लेकिन इस तारीख को छुपाया गया। केवल यही छुपाया ऐसा नहीं है, छुपाने की कथा बहुत मार्मिक है। छुपाया गया वहीं पर टापू, जहां झांसी की रानी की सेना के 200 जवान सबसे पहले ले जाए गए थे। छुपाई गई चेन, गैंग जेल, जिसका हर भारतीय के जो जवान पर जिसका नाम होना चाहिए था, 7-7 वीरों को एक साथ चैन से बांध दिया जाता था। वो जेल नहीं थी, जब मर जाता था तो खोलते थे। लेकिन भारत का नौजवान चैन गैंग जेल का नाम नहीं जानता। ठीक कह रहे थे नायक जी
जो काला पानी जाते थे उनमें से बहुत बिरले थे जो वापस आए। सावरकर जैसे लोग ये तो काला पानी गए, वो वापस नहीं आए। वो वापस नहीं आए, ये छोटी कथा है। उनमें से अनेकों को देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई, क्योंकि वहां संस्कार किया ही नहीं जाता था। फांसी के बाद समुद्र में बहा दिया जाता था। 86 लोगों को एक दिन में इतिहास छुपाया है। आपसे पूछेगा कोई कि बड़े से बड़ा कौन अंग्रेज अफसर मारा हमारे क्रांतिकारियों ने, आप शायद जनरल हो गया का नाम लेंगे, लेकिन शेर अली अफरीदी ने वायसराय को मारा, लॉर्ड मेयो को मारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश के इतिहास में से छुपा दिया गया। देश के बड़े बड़े पत्रकार नहीं जानते, वीरेंद्र चौहान बैठे हैं, देश के इतिहास में जिक्र नहीं है। जो हमारी ऐसी पीड़ित सपनी थी, जहां 120 क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों को जहां काला पानी की सजा दी गई थी। भगत सिंह के साथ ही महावीर भी उसमें एक थे, विनायक दामोदर सावरकर के भाई विनायक दामोदर सावरकर खुद। उस जेल को तोड़कर कांग्रेसियों ने अस्पताल बना दिया। आधी से ज्यादा जेल को पूरी तोड़ना चाहते। गोविंद वल्लभ प्रसाद, जनता पार्टी का राज आया, तब मुरारजी भाई देसाई ने जाकर 79 में उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। जब अटल जी का राज आया, तब वहां पर एक शहीद ज्योति जलाई गई, जैसे वीर जवान ज्योति जलती है इंडिया गेट पर, और उस पर एक पट्टी लगाई गई विनायक दामोदर सावरकर की। इस रास्ते को जो हमने चुना है, किसी भावना में नहीं, बड़े सोच समझकर चुना है। हमको मालूम है इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, कि रास्ता बलिदान तक जाता है। लेकिन जब अटल जी की सरकार चली गई, कांग्रेस के लोगों ने उस पट्टी को उखाड़ दिया। हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज सारे सांसदों को साथ लेकर 21 सितंबर 2004 को वहां गई थी। मैं भी उनके साथ गया था, मुझे उनके साथ जाने का सौभाग्य मिला। उस जेल के फार्म में प्रदर्शन किया था, वो पट्टी हाथ में लेकर। वहां पर गांधी जी की पट्टी लगा दी गई। हमने पूछा क्या गांधी जी कभी सेलुलर जेल आए थे, काला पानी आए थे? उन्होंने कहा कि गांधी जी की केवल एक चिट्ठी यहाँ पर आई थी, जब 56 दिन की हड़ताल यहाँ के कैदियों ने की थी, उसको तोड़ने के लिए आई थी। लेकिन उन्होंने हड़ताल नहीं तोड़ी, बलिदान दे दिया। वो टूटे नहीं, उन्होंने मृत्यु का वर्णन किया। हमने पूछा क्या किसी कांग्रेसी को काला पानी की सजा हुई थी? एक भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा नहीं हुई। वो कौन सी आजादी की लड़ाई थी भाई? जरा ढूंढ रहा किसी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई? इसलिए नेताजी सुभाष ने कहा, मिलजुल कर आजादी नहीं ली जा सकती, आजादी लड़कर लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता कांग्रेस के साथ। तो आजादी का जो इतिहास था, केवल इतना ही नहीं, आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द में से गुजरना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस स्थान पर झंडा फहराया था, कांग्रेस पार्टी ने राज मिलते ही उस जगह को डी सेरेमोनियल कर दिया कि यहां ऐसा कोई झंडा नहीं फहराया जा सकता। सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत, जब वाजपेयी जी का राज था, उपराष्ट्रपति बने, तो वहां पर गए और उन्होंने वहां पर 2003 में समारोह पूर्वक वो झंडा फहराया। उसको कहा कि सेरेमोनियल है, जहां सुभाष ने झंडा फहराया, हमारे झंडा फहराया 20 दिसंबर 2023। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार आई, फिर से उसको भी सेरेमोनियल कर दिया। पाप देखिए कौन सी चीज आती है। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी पहुंच गए खुद वहां, सुभाष की टोपी सर पर लगा के, और फिर से वहां समारोह पूर्वक झंडा फहराया और बड़ा झंडा फहराया। और जो सुभाष ने कहा था कि एक टापू का नाम शहीद होगा, एक का स्वराज है, लोग का स्वराज, नील का शहीद, और राज टापू का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखकर उसको सैल्यूट। ये वक्त है,
ऐसे सब वीरों को याद करने का बहुत बात की है। बहुत दर्द होता है जब भगत सिंह के चाचा की कथा जानना है। 3 पीढ़ियां उनकी लड़ी आजादी के लिए। चाचा स्वर्ण सिंह की जेल में मौत हो गई। सरदार अजीत सिंह को देश निकाला था भगत सिंह के सगे चाचा, स्वर्ण सिंह सगे चाचा। सरदार किशन सिंह कभी जेल में, कभी अंदर, कभी बाहर। भगत सिंह को फांसी हो गई। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब से आजाद हो रहा था, उस समय अजीत सिंह डलहौजी में थे। उनको आजादी का वातावरण बन गया था, इसलिए देश में आने की अनुमति मिल चुकी थी। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरा गांव पाकिस्तान में जा रहा है, तो उनको लगा कि क्या हम फिर से गुलाम हो गए? क्या हमने इसी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी? और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। देश जब आजादी की खुशी मना रहा था, जिनकी 3 पीढ़ियां लड़ी थी, उस व्यक्ति का संस्कार हो रहा था पंचकोल में। कभी जाओ तो नमन करके आना। क्या नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी शासन ले रही थी, तो क्या भगत सिंह का गांव यहां नहीं आ सकता था? क्या करतारपुर साहिब नहीं आ सकते थे? क्या वो जेल नहीं आ सकती थी? लेकिन कांग्रेसियों की मंशा नहीं थी। उनको लगता है कि हमारे इतने रोकने के बाद भी जिनका नाम रुकता नहीं है, अगर ये यहां हो गया तो इनकी कितनी ऊंचाई होगी। लेकिन उस ऊंचाई को आज 75वें साल में फिर से उस ऊंचाई के साथ खड़ा करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। उसका पूरा करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे शख्स हैं जो जीवन को 4 बार शिखर को छुआ है। कोई 1 बार शिखर को छू जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो युवा अवस्था में ICS बने, आज एक IAS बन जाए तो कितनी बड़ी बड़ी खबरें हम छपवाते हैं। वो 41 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ICS की नौकरी छोड़ा है, देश के लिए काम करना है, आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। क्या 41 साल की उम्र होती है? उस समय तक लोग हमारे यहाँ युवा मोर्चा में रह जाते हैं कई बार। उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कांग्रेस पार्टी के हरिपुरा में वो पहली बार अध्यक्ष बने। और अगली बार 39 में गांधी जी के विरोध के पास गांधी जी ने कहा कि मेरा कैंडिडेट सुभाष नहीं है, सीतारमैया है। उसके बाद भी 1500 कुछ वोटों में से 250 वोट सीतारमैया को मिली, बाकी सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिली। और फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बीमार थे, स्ट्रेचर पर गए थे वहां त्रिपुरी जबलपुर के पास। 2 लाख लोग उनको सुनने के लिए आए। लेकिन जब उनको लगा कि गांधी जी और उनकी टीम उनका साथ नहीं दे रही है, वो अलग हो गए। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और फॉरवर्ड ब्लॉक का भी जलवा क्या था मैं बता देना चाहता हूँ आपको। मैं नहीं बता रही, धर्मेंद्र गौड़ की किताब है। धर्मेंद्र गौड़ अंग्रेजों के जासूस थे। बहुत गजब की कहानियां बताई उन्होंने आजादी के आंदोलन में। हमारे नहीं थे, आजाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों की नौकरी करते थे, अंग्रेजों के जासूस थे। इन्होंने इस कहानी में कहा, इस कथा में एक जगह बताया है कि एक दिन एक कार्यक्रम एक ही साथ हो गया रामपुर में, गांधी जी का और नेताजी का। टाइम भी एक तय हो गया। नेताजी जी पहुंचे रामपुर और गांधी जी भी पहुंचे। और गांधी जी को जब पता चला कि सुभाष की भी सभा है और उसी समय शाम को 5 बजे है, तो कहते हैं गांधी जी ने माथा पकड़ लिया। गांधी जी ने कहा जल्दी कार्य आओ। सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी कि आप अपनी सभा का समय बदल दो। जब चिट्ठी पहुंची तो 2:30 बजे हुए थे। गांधी जी ने 2 बजे का निवेदन किया था। सुभाष ने कहा गांधी जी की बात मानेंगे, सभा 3 बजे करेंगे। कांग्रेस की सभा 5 बजे होगी। 3 बजे सबके सब साथियों ने कहा कि 5 बजे की अनाउंसमेंट है, सबको 5 बजे बताया गया है। लेकिन फिर भी रामपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1 लाख लोग सुनने के आए। ये जलवा था। और जब वो उनको लगा कि केवल कोई पार्टी बनाकर हम देश आजाद नहीं करा सकते, तो देश से निकल गए। और हमने रागिनी गाई, घड़ी में दिखती पलना गुजरे, उतरे इतिहास से अपने वर्षण लागे ठोल बोझ पे हाथ में जाए। जर्मनी ने काम शुरू किया, जापान पहुंचे, जापान से सिंगापुर पहुंचे। मुझे लगता है कि हमने गीत गाना है 23 तारीख को। जब सिंगापुर पहुंचे तो सब भारतीय इकट्ठे हो गए जो सिंगापुर में थे। सारे आजाद हिंद फौज के जवान इकट्ठे हो गए
और उन्होंने कहा सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी हैं आ गए, सुभाष जाने हिंद है, सुभाष माने हिंद है, सुभाष शाने हिंद है, सुभाष शाने हिंद है। इतना गजब का उनका स्वागत गीत था, अगर आप अब गाएंगे तो रोमांच होता है। एक व्यक्ति के लिए क्या भाव था लोगों का। और उस शख्सियत ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। इतना ही नहीं, उस शख्सियत ने पहली आजाद भारत की सरकार बनाई, आजाद हिंद सरकार। इतिहासकार कहते हैं कि 9 से 18 देशों तक की लिस्ट बताते हैं कि उन्होंने उस सरकार को मान्यता दी थी। उसकी बैंक था, उसकी मुद्रा थी, और उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ही, उस प्रधानमंत्री के नाते ही उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तिरंगा सबसे पहले फहराया था, आजाद करा। उनकी सेनाएं लड़ी, उनकी सेना की संख्या 45,000 से 85,000 तक बताते हैं। 26,000 लोग उसमें से कहते हैं बलिदान हो गए। मणिपुर के मोरम में अंग्रेजों से इलाके को आजाद करा के तिरंगा फहराया था नेताजी सुभाष चंद्र की सेना ने 44 में 11 अप्रैल 1944 में। ये संयोग है, सुयोग है। कहते हैं अमावस्या और सोमवार को आजादी का 75वां साल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। इसलिए हमने तय किया कि गांव गांव में मनाएंगे, वार्ड वार्ड में मनाएंगे, युवा मनाएंगे, प्रौढ़ मनाएंगे, हर उस वीर का सम्मान करेंगे जो आजादी की लड़ाई में लड़े थे, चाहे वो हमारे बीच हैं चाहे नहीं। उनके परिजनों का सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, क्योंकि मौलिक में स्मारक पर लिखा है हमने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान कर दिया है। हम उनको नमन करेंगे कि उन्होंने अपना आज बलिदान किया था हमारे सुनहरे भविष्य के। ये शौर्य गाथा, ये वीर गाथा जो छुपाई गई, उसको जन प्रकाश में लाना हमारा कार्यक्रम है। इसका एक हिस्सा और भी है, और वो हिस्सा है विभाजन का। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो राज मिला वो कोई आंदोलन का राज नहीं था। कहते हैं भारत को आजादी विभाजन की कीमत पड़ गई, और विभाजन की कीमत कितनी थी? 1.5 करोड़ शरणार्थी, 10 लाख लोगों की मौत, 10,000 से अधिक बहनों के साथ बलात्कार, हत्या, जिससे इंग्लिश बैरिस्टर रेड क्लिफ को विभाजन की लाइन खींचने का दायित्व दिया गया था। जब वो वापिस इंग्लैंड में गए तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप कभी वापिस भारत पाकिस्तान जाएंगे? उन्होंने कहा कभी नहीं जाऊंगा। 8 करोड़ लोग दरखास्त लेके मेरे को ढूंढ रहे हैं, मैं उनके साथ इतना पाप करके आया हूं बंगाल और पंजाब में, मैं उसको झेल नहीं सकता। ऐसा पाप किया गया था। उस विभाजन की विभीषिका को भी याद करना इस आजादी के पर्व में हमारा पर्व कर्तव्य है। उसके लिए भी कोई होलोकॉस्ट के म्यूजियम जैसे इजराइल ने बनाया है अपने 7 लाख बलिदानियों के लिए, हम भी बनाए हैं सारे म्यूजियम बलिदानियों के लिए जिन्होंने विभाजन की उस पीड़ा को सहा है, अपने देश को पसंद किया, अपने धर्म को पसंद किया, बलिदान देना पसंद किया, इस मातृभूमि को आकर नमन करना पसंद किया, उस विषय को जहाँ पर वो सुख से रह सकते थे। उस विभाजन की विभीषिका को भी याद करना इस समय हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो कौमें अपने इतिहास भूल जाते हैं उनको फिर से दोहराना पड़ता है। मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूँ कि कोई पंचायत बचे नहीं, कोई वार्ड बचे नहीं। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 9:30 बजे से 10:30 बजे तक हर गांव में कम से कम 75 लोग, हर वार्ड में कम से कम 75 लोग उस सुभाष और उसकी सेना के सभी वीरों के नाम, आज़ादी के बलिदानियों के सभी वीरों के नाम। जब मैं पंचायत मंत्री का दायित्व लिए के लिए मुझे दिया तो मैंने हर गांव में ग्राम को गौरव पट लगवाए थे। उस गौरव पट पर आज़ादी फौज के सेनानियों के नाम, उस गौरव पट पर अन्य शहीदों के नाम भी हैं। उन सबको बुला के सम्मान करना, नेताजी का चित्र लगाना और तिरंगा वहाँ फहराना और आज़ाद हिंद फौज के तराने और वंदे मातरम गाना। कल परसों जब मैंने ये मीटिंग शुरू की तो मैंने नारा दिया था हरियाणा बोलेगा जय हिंद बॉस। आज हमारे सांसद नायब सैनी ने लगवाया हरियाणा बोलेगा जय हिंद बॉस, और मुझे लगता है 23 जनवरी तक पूरा हरियाणा बोलेगा जय हिंद बॉस। जय हिंद बॉस, हरियाणा बोलेगा, हरियाणा बोलेगा, हरियाणा बोलेगा, वंदे वंदे
धन्यवाद अध्यक्ष जी।